गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू धुरीना। धुरीना में आपका स्वागत है। मैं प्रीत चावला पॉलिटी की क्लास आपकी आज की स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग। प्रदीप गुड मॉर्निंग, स्वदेश गुड मॉर्निंग, मीनू, पवन कुमार गुड मॉर्निंग, गायत्री गुड मॉर्निंग, रौनक गुड मॉर्निंग। जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग। विक्रांत नमस्कार। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम कर रहे हैं पॉलिटी का इम्पोर्टेंट जो अब तक हमने किया है उसके अंदर हिस्टोरिकल पार्ट किया है, हमने ऐतिहासिक अवलोकन किया है जो 1773 के एक्ट से लेकर 1947 तक कवर होता है, और उसको 3 हिस्सों के अंदर हमने बहुत डिटेल से किया था कि जैसे ही हमारा जो संविधान की प्रक्रिया जो भारत के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट से लेकर भारतीय सरकार के द्वारा पूरी की जाती है उसका एक ऐतिहासिक अवलोकन, उसकी पृष्ठभूमि जो थी, उसका बैकग्राउंड जो था, उसको हमने कवर किया था। ठीक है, और अब उससे आगे बढ़ते हुए हम, हाँ जी रौनक बहुत बढ़िया, उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग अब आज ये करेंगे कि कैसे उसकी मेकिंग होती है, संविधान का निर्माण कैसे होता है। ठीक है ना, तो वो जो एक है बिल्कुल इनिशियल स्टेज से हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। आपको जिस तरह ये बताया गया है अब की बार कुछ अलग से हटके, तो बिल्कुल ज़ीरो से लेकर 100 तक, फर्श से लेकर अर्श तक इसको लेकर जाएंगे हम लोग। तो यहाँ जो हम स्टार्ट करते हैं वो है हमारे लिए सबसे पहले कि संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना या जो संविधान बना उससे लेकर शुरुआती दौर से लेकर अंत तक उसको प्रक्रिया को पूरा कैसे किया गया, क्या क्या मुद्दे इसके बारे में उठे कि हम संविधान के निर्माण तक पहुँचे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन था, देश का संविधान था, उसके बारे में जो सबसे पहली मांग यहाँ पर किसने की, तो यहाँ पर संविधान के मामले में सबसे पहली जो मांग की यहां पर सबसे पहले जो संविधान की मांग की थी वो की थी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इनकी जो एक शुरुआत की थी। रजनी, थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, आपकी थोड़ी सी क्वेरी जो है उसके बारे में मैंने, आर्चू गुड मॉर्निंग। रजनी, आपको मैं ये बता दूं जो आपका जो सेकंड पार्ट है वो जल्दी अपलोड हो जाएगा। थोड़ी सी जो है टेक्निकल अपग्रेडेशन चल रही है, आप लोग देख रहे हो डिजिटल बोर्ड इंस्टॉल हो रहे हैं, तो टेक्निकल टीम थोड़ी सी वहाँ पर बिजी है। सेकेंडली हाँ, मैं इसकी ब्राइटनेस जो है वो थोड़ी सी ठीक कर देता हूँ। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है ना। जी, वो अपलोड हो जाएगी, और रही बात आपकी पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगी। आर्चू, मैं यहाँ पर उसको मार्कर को डार्क कर रहा हूँ, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे पास, तो आप उस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, टेक्निकल अपग्रेडेशन चल रही है, आपकी हर चीज़ का सॉल्यूशन होगा। मनीषा गुड मॉर्निंग। ठीक है, दोबारा देख लो, जो देश में संविधान की जो सर्वप्रथम मांग थी वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने की थी, और उनका जो प्रस्ताव था 1895 में रखा उन्होंने स्वराज के नाम से। ठीक है, अब आपको सही दिख रहा है?
बिल्कुल आपको सही दिखाई दे रहा होगा, इसको आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो यहां पर बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा भी दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। तो जो स्वराज शब्द है उसकी जो व्याख्या है, जो सबसे पहले यहां पर आर्य समाजी जो थे बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने की थी 1895 में। उनका एक स्वराज के नाम से उनका एक प्रस्ताव आया था, जिसके अंदर उन्होंने संविधान की सर्वप्रथम, भारतीय एक व्यक्ति जो थे जिन्होंने संविधान की सर्वप्रथम मांग की थी। बिल्कुल गायत्री, बिल्कुल सही हो आप। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि उसके बाद एक नेहरू रिपोर्ट के बारे में हम बात करते हैं, जो हिस्ट्री के अंदर हमने किया या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीवियस बैकग्राउंड के अंदर हम लोगों ने किया था, पिछले ऐतिहासिक तौर पर किया था। 1928 के अंदर एक आई थी नेहरू रिपोर्ट। आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं, मैं जितने भी पॉइंट्स कराऊंगा डायरेक्टली क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं, मैं एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ही करवा रहा हूं। ठीक है ना, बिल्कुल अमित, बिल्कुल सही दिख रहा है, थैंक यू। 1928 के अंदर एक नेहरू रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर भी ये मांग की गई थी। और नेहरू रिपोर्ट जो 1928 के अंदर थी, अब ये नेहरू कौन है याद रखना, ये जो नेहरू हैं ये मोतीलाल नेहरू हैं। ये नेहरू जवाहरलाल नेहरू नहीं है, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू हैं। उन्होंने साइमन कमीशन, और ये बनाया, ये रिपोर्ट कब आई थी, साइमन कमीशन जब भारत के अंदर आया था ना, तो उसने कहीं ना कहीं चुनौती दी थी कि आप अपना संविधान बनाकर दिखाओ, आप अपनी एक असेंबली संविधान सभा बनाकर दिखाओ जी 1928 के अंदर। ठीक है ना, साइमन कमीशन की एक चुनौती थी, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि आप अपना संविधान बनाइए, जो आपके पास आपका जो एक प्रपोजल है, एक चिढ़ाने के तौर पर कि भारतीय इस लायक नहीं है कि वो अपना संविधान बना सकें। उन्होंने चुनौती दी साइमन कमीशन ने, और चुनौती क्यों दी थी, क्योंकि भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। किस बात को लेकर, इस बात को लेकर कि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं है। काला कानून यहां पर दिया गया था, उसके बारे में उनको काले झंडे दिखाए गए थे। ठीक है ना, तो साइमन कमीशन ने आगे से चुनौती दे दी कि आप एक ऐसा मेरे पास प्रपोजल लेकर आइए कि भारतीय जो है अपना कानून या संविधान बनाएंगे। तो नेहरू रिपोर्ट यहाँ पर जो आई थी, इन्होंने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट बनी, हालांकि इसके ऊपर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। ठीक है ना, तो ये नेहरू रिपोर्ट जो बनाई थी वो साइमन कमीशन की ऐसी चुनौती पर बनाई थी कि साइमन कमीशन ने चुनौती दी कि ऐसा संविधान बनाओ कि सभी के सभी दलों को, सभी के सभी भारतीयों को वो स्वीकार हो। ठीक है ना, तो ये उनकी चुनौती थी। नेक्स्ट बात हम करते हैं, इसके बाद 1934 की है जो कांग्रेस की कार्य समिति थी। सीधे तौर पर क्वेश्चन के तौर पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कांग्रेस की कार्य समिति के अंदर एक व्हाइट पेपर आया, श्वेत पत्र जारी किया। श्वेत पत्र जारी का मतलब यहां पर व्हाइट पेपर है। व्हाइट पेपर क्या होता है? व्हाइट पेपर एक लीगल डॉक्यूमेंट है भारत का, जिसको राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट, राष्ट्रीय एक जो दस्तावेज भी कहा जाता है, ये व्हाइट पेपर है। तो व्हाइट पेपर हमारा होता क्या है, एक गवर्नमेंट की या फिर एक ट्रांसपेरेंसी का जो लेवल होता है, सबसे शुद्ध तौर पर यहाँ पर जो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है हमारे हैं, अगर हम पार्लियामेंट के अंदर व्हाइट पेपर जारी करते हैं तो इसका मतलब ये है कि सरकार अपने डॉक्यूमेंट्स को कहीं ना कहीं जनता के सामने रख रही है, ऑफिशियल जहाँ पर है। यहाँ पर कोई अपारदर्शिता या पक्षपात की स्थिति उत्पन्न होने का सवाल ही नहीं है, उसको हम यहाँ पर वो कह देते हैं। ठीक है ना, जो नेक्स्ट बात करते हैं हम, ठीक है ना, नेक्स्ट है यहाँ पर जो कि संविधान का जो एक निर्माण किया जाएगा यहाँ पर मताधिकार के द्वारा। ये व्हाइट पेपर के अंदर क्या कहा गया, मताधिकार के द्वारा संविधान सभा का यहाँ पर निर्माण किया जाए, ये एक प्रस्ताव है। इसके अंदर प्रस्ताव में क्या कहा गया
कि मताधिकार प्रणाली के द्वारा या फिर जो ट्रांसफरेबल वोट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है संविधान का निर्माण किया जाए। और इसी प्रस्ताव का जो अनुमोदन था उसको वेरीफाई किया किसने किया? एम.एन. रॉय ने। बिल्कुल सही, एम.एन. रॉय एक प्रमुख समाजवादी जो विचारधारा के थे, उन्होंने इस प्रस्ताव का क्या किया था? अनुमोदन किया था। ठीक है ना। संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, ये 1934 के कांग्रेस जो सम्मेलन था उसके अंदर कहा गया। और यहाँ पर जो उनके द्वारा एम.एन. रॉय के द्वारा इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। अनुमोदन का मतलब ये होता है कि हाँ, इस प्रस्ताव को उन्होंने हाँ भरी, अपनी रजामंदी दी। नेक्स्ट है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि 1940 के अंदर ड्यूरिंग दैट पीरियड, जब 1939 से लेकर 1945 विश्व युद्ध, यहाँ पर दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो यहाँ पर जब भारतीयों को ये लगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ये लगा कि यहाँ पर अब अंग्रेज जो हैं हमारे से नेगोशिएशन करने की कोशिश में हैं, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी सत्ता ने भारतीयों को ये कहा था कि आप हमारे को युद्ध में साथ दो और इसके बाद हम आपके लिए आज़ादी का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो यहाँ पर औपचारिक मांग जो है एक 1940 के अंदर जो है इस चीज़ का एक लॉर्ड लिंगलिथगो जो उस टाइम थे हमारे वॉइसराय थे 1940 के अंदर, उन्होंने ये कहा था कि युद्ध के बाद कौन से थे? लॉर्ड लिंगलिथगो थे कि यहां पर एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय अपनी इच्छानुसार संविधान का निर्माण कर सकेंगे। ये जितने भी फैक्ट्स हैं मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि सीधे एग्जाम के अंदर ये आते हैं। ठीक है ना, ये सीधे के सीधे एग्जाम पर आते हैं कि कौन से वायसराय ने ये कहा कि युद्ध के बाद संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा और भारतीय अपनी इच्छा अनुसार संविधान का निर्माण कर सकेंगे। ये शब्द किसने कहे? तो ये जो शब्द किसने कहे थे? लॉर्ड लिंगलिथगो ने कहे थे। लॉर्ड लिंगलिथगो थे, वो तत्कालीन वॉइसराय थे हमारे। ये बात जो कर रहे हैं 1940 की कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं हम? 1940 की। ये 1940 की बात है। तो आपसे एक सीधे तौर पर यह भी क्वेश्चन आता है कि एम.एन. रॉय ने जो 1934 के अंदर अनुमोदन किया या फिर औपचारिक मांग उठाई और उसके बाद 1940 के अंदर लॉर्ड लिंगलिथगो ने यहाँ पर संविधान का एक वादा किया कि यहाँ पर विश्व युद्ध के बाद आपको हम एक संविधान सभा का निर्माण करने की आज्ञा देंगे और जहाँ पर भारतीय अपनी इच्छा के अनुसार संविधान का निर्माण कर सकेंगे। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सीधे के सीधे तौर पर एग्जाम के अंदर आपके आते हैं। तो इसके बारे में आप जो मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ बिल्कुल सीधे के सीधे एग्जाम के अंदर आएंगे और पहले आ भी चुके हैं। तो इसके बारे में आपको जो एक रिवीजन के तौर पर ये आपका जो चलेगा, ठीक है ना। ये आप इसके नोट्स जो आपको दिए जाएंगे बिल्कुल उसको रिवाइज कर सकते हो, लेकिन गारंटी है आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि जो भी आपका पेंडिंग है वो एक आध दिन के अंदर पूरा अपलोड कर दिया जाएगा। वीडियो भी सेकंड पार्ट इसका अपलोड कर दिया जाएगा जो उसका था, और इसके अलावा जो आपको इसके अलावा जितने भी आपके जो पुराने नोट्स पेंडिंग पड़े हैं वो भी आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है ना। भारतीय संविधान का जो यहाँ पर प्रस्ताव है उसका जो अनुमोदन जो एम.एन. रॉय ने किया था 40 के अंदर, जो संविधान की जो एक यहाँ पर सभा निर्माण का जो एक कार्य वो भी दिया गया, ठीक है ना। और अंत में जो यहाँ पर एक है ये क्वेश्चन भी सीधे तौर पर आता है कि संविधान सभा के निर्माण का जो प्रस्ताव था वो किस योजना या किस तथ्य से संबंधित है, तो वो इसका आंसर आएगा अगस्त प्रभाव से।
अगस्त प्रभाव यही है जो कि आपको लॉर्ड लिंगलिथगो के दौरान उनके द्वारा जो यहाँ पर दिया गया था, उसके संविधान सभा के गठन का यहाँ पर जो आश्वासन दिया था, एक उन्होंने पुष्टि की थी कि हम ये करेंगे। जल्दी से आप इसके अलावा बिल्कुल जी 1940 के अंदर लॉर्ड लिंगलिथगो ने ये किया था। यहाँ पर जब अंतिम रूप यहाँ पर आता है संविधान सभा का, उससे पहले 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन होता है। ड्यूरिंग दैट पीरियड उसी दिन है क्रिप्स मिशन भी आता है। जो यहाँ पर क्रिप्स मिशन है वो भी यहाँ पर आएगा, लेकिन उसकी भी जो हमें यहाँ पर योजना जो है वो पसंद नहीं आती। तो फिर जाके कहीं यहाँ पर 1945 में जब विश्व युद्ध खत्म होता है, प्रधानमंत्री एटली घोषणा कर देते हैं कि भारत को 1948 तक यहाँ पर आज़ाद किया जाएगा। इसीलिए वहाँ पर एक कैबिनेट मिशन भी भेजा जाता है। अब यहाँ पर कैबिनेट मिशन जो है हमारे लिए रास्ता बनाएगा कि कैसे हम संविधान का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर जो है किस मिशन ने व्यवस्था की कि भारतीयों के लिए संविधान निर्माण के लिए भारत की संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ पर है कैबिनेट मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा के निर्माण का जो रास्ता होता है वो खुल जाता है, और जो एक प्रक्रिया होती है कि संविधान सभा का निर्माण कैसे होगा, तो उसके द्वारा यहां पर मार्गदर्शन दिया जाता है। और साथ ही साथ यहां पर एक अंतरिम सरकार का गठन भी यहां पर किया जाता है। यहां पर अंतरिम सरकार का जो गठन किया जाता है, जिसने बैठकें शुरू करती है यहां पर 1946 के अंत में। तो यहां पर जो होती है, जो गठन होता है और संविधान सभा के जो निर्माण है उसकी प्रक्रिया शुरुआत हो चुकी है। और यहां पर संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पर जो हमारी जो संविधान सभा का निर्माण हुआ, उसके अंदर जितनी भी प्रक्रिया हमारी यहाँ पर शुरू हुई, असल दौर जो शुरू हुआ वो कैबिनेट मिशन के आने के बाद शुरू हुआ। कैबिनेट मिशन के अंदर जो कुल मिलाकर 3 सदस्य थे। सबसे पहले जो यहाँ पर थे वो पैथिक लॉरेंस थे, उसके अध्यक्ष। इसके अलावा जो क्रिप्स थे, और इनके अलावा अलेक्जेंडर। ठीक है ना, जो 3 यहाँ पर सदस्य थे वो थे आपके कैबिनेट मिशन के। हिस्टोरिकल के अंदर आ जाता है। पहले जो थे यहाँ पर पैथिक लॉरेंस, और दूसरे थे क्रिप्स, और इसके अलावा अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य जो थे वो कुल मिला के किसके थे? कैबिनेट मिशन के, जो 1946 में आता है। और यहाँ पर जो आपको एक बात और यहाँ पर मैं बता रहा था वो ये था कि पहली बैठक संविधान सभा की, अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं, संविधान सभा की जो आपकी पहली बैठक हुई थी वो आपकी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अंदर पहले अस्थायी अध्यक्ष यहां पर रहे। जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन से थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा यहां पर 9 दिसंबर को जो बैठक हुई उसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन इसके अलावा यहां पर जो कि इसके अलावा जो यहां पर है, जो 2 ही दिन के बाद मतलब 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ। और वो कौन बने? वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में हमारे पहले राष्ट्रपति भी बने। ठीक है ना।
ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब तक हमने जितना किया है उसके बारे में हम जल्दी से यहाँ पर आपको रिवीजन करवा दूं कि सबसे पहले संविधान की जो मांग है वो आपकी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा उठाई गई थी। यहाँ पर 1895 के अंदर जो स्वराज उनका एक प्रस्ताव था उसके माध्यम से। दूसरी यहाँ पर जो थी, उसके बाद 1928 के अंदर नेहरू की रिपोर्ट आती है। मोतीलाल नेहरू इस रिपोर्ट को देने वाले होते हैं और साइमन कमीशन की ये चुनौती होती है कि भारत एक ऐसे संविधान का निर्माण आप करके दिखाइए जिसमें कि सभी के सभी भारतीयों को ये प्रस्ताव मंजूर हो। ये सीधे तौर पर क्वेश्चन है जो आपको बता रहा हूं मैं। 1934 के अंदर कांग्रेस एक श्वेत पत्र लेकर आती है जिसके अंदर संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव किया जाता है। यहाँ पर एक मताधिकार के आधार पर हम संविधान सभा का निर्माण करेंगे, हालांकि संविधान सभा की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो बात आती है, एम.एन. रॉय जो है यहाँ पर एक औपचारिक तौर पर इसका अनुमोदन करते हैं। फिर बात आती है आपकी यहाँ पर नेक्स्ट की वायसराय लॉर्ड लिंगलिथगो 1940 के अंदर अगस्त प्रभाव के बारे में बात कर रहा हूं कि यहाँ पर जो पहले तो इनका ये था कि युद्ध के बाद आपको संविधान सभा का निर्माण कर दिया जाएगा जिसमें भारतीय अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पर संविधान का निर्माण कर सकेंगे। और इसके बाद जब हम बात कर रहे हैं तो ये है कि संविधान सभा के निर्माण के लिए जो प्रस्ताव जो है वो अगस्त प्रभाव उसको कहा जाता है कि यहाँ पर जो प्रस्ताव दिया गया उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अगस्त प्रभाव। अगस्त प्रभाव के बाद हम सिर्फ बात करते हैं कि अंत के अंदर जो इसका मूल रूप या मूर्त रूप हमारे पास संविधान सभा का आता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे यहाँ पर कैबिनेट मिशन के द्वारा यहाँ पर जो उसका रास्ता आता है, मार्ग प्रशस्त होता है। और 1946 में जो कि कैबिनेट मिशन भारत आता है जिसके अंदर पैथिक, लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स ये 3 मेंबर होते हैं जो यहाँ पर अलग अलग जगह पर भारत का दौरा करते हैं, अलग अलग जगह पर यहाँ पर वो दलों से मिलते हैं और अंत के अंदर ये राय रखते हैं कि एक अंतरिम सरकार का गठन करते हैं। और संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वह 9 दिसंबर को होती है। 9 दिसंबर को होने के बाद यहाँ पर जो कि उसी 9 दिसंबर के अंदर अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है जो कि सच्चिदानंद सिन्हा यहाँ पर पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जो कि स्थायी अध्यक्ष का जो यहाँ पर चुनाव किया जाता है। सिर्फ ये याद रखना सिर्फ 2 दिन के लिए, क्योंकि पहली कोई भी बैठक होती है उसकी कोई ना कोई अध्यक्षता तो यहाँ पर करता ही करता है। स्थायी तौर पर अध्यक्ष होते वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर चुने जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब तक जितना मैंने आपको कराया उसको मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया। सीधे तौर पर जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपके करवा दिए गए, ठीक है ना। तो ये जो है आपकी अब तक की कहानी थी। अब बात आती है संविधान सभा की जो कार्रवाई शुरू होती है। यहाँ पर 9 दिसंबर को जब पहली बार यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष पहली बैठक 9 दिसंबर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर एक सीधा क्वेश्चन ये भी आता है 9 दिसंबर 1946 को जो अस्थायी अध्यक्ष जिसके अंदर जो थे सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए, जो पहली बैठक थी यही यहां पर जो थी पहली बैठक थी, उसके अंदर कुल सदस्य कितने थे, उसके अंदर कुल सदस्य यहां पर थे 211। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में लास्ट ईयर आया था, किसी स्टेट के एग्जाम के बारे में यहां पर बात कर रहा हूं। तो 211 यहां पर कुल सदस्य यहां पर पहली बैठक के अंदर मौजूद थे जी। नेक्स्ट अगर इसके बाद बात करते हैं कि यहां पर मुस्लिम लीग का यहां पर जो एक नया जो यहाँ पर डिवाइडेशन की यहाँ पर शुरुआत होती है कि 1940 के अंदर जो मुस्लिम लीग यहाँ पर पाकिस्तान की मांग रखता है, तो यहाँ पर वो जो थे कि संविधान सभा ने जो मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार किया। मुस्लिम लीग जो है संविधान सभा को अस्वीकार करती है। उसका कारण ये कि यहाँ पर मुस्लिम लीग को अब तक ये महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान के बारे में कहीं पर भी चर्चा नहीं की गई, सिर्फ भारत के संविधान के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये जो थी अब तक की यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में पूरे के पूरे कहीं ना कहीं चर्चा नहीं की गई, यहाँ पर अलग देश की कोई चर्चा नहीं की गई। मुस्लिम लीग की यहाँ पर जो इच्छाएं थी उनकी
कोई यहाँ पर ध्यान अब तक नहीं दिया गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अलग देश की मांग जो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग करती है, जिसके अंदर मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, शौकत अली ये सब इकट्ठे थे। ठीक है ना। इसके बाद 2 ही दिन के बाद जब 11 दिसंबर को यहाँ पर जो पहली बार जो स्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है, तो 13 दिसंबर 1946 को यहाँ पर जो है कि उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। और उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा जाता है? जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा जाता है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। और उद्देश्य प्रस्ताव जो होता है यही भारत की प्रस्तावना बाद में बनेगा, उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज कर उद्देश्य प्रस्ताव ही भारत की संविधान जो है बाद में प्रस्तावना बनेगा, जो कि बाद में संविधान की प्रस्तावना बनता है। ठीक है ना। तो यहां पर आपके पास एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधे तौर पर आता है कि भारत का जो संविधान की प्रस्तावना है वो किसका नया रूप है या किससे प्रभावित है, या फिर वो उद्देश्य प्रस्ताव से जो प्रभावित है, वो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? तो वो रखा गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी सीधे तौर पर आपके एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं कि इसी उद्देश्य प्रस्ताव को जनवरी 1947 मतलब अगले महीने, फिलहाल हम दिसंबर में थे, हम अगले महीने की बात कर रहे हैं कि यहां पर थोड़ा बहुत चेंज करके यहां पर इसको संशोधित करके पारित किया गया या फिर पास किया गया। एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को यहां पर पारित या फिर पास कब किया गया। तो यहां पर जो जितने हमने क्वेश्चन किए हैं वो 3 क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेते हैं कि 9 दिसंबर को जो हमने अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे उसके अंदर कुल सदस्य कितने थे? उसके अंदर कुल सदस्य 211 थे। और इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन जो हमारा बनता था वो ये था कि हमारे पास उद्देश्य प्रस्ताव रखा कब गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पर 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया और बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव है जो कि संविधान की प्रस्तावना बनता है। और यहाँ पर जो है इस उद्देश्य प्रस्ताव को पास कब किया जाता है? इस उद्देश्य प्रस्ताव को पास 1947 की 22 जनवरी को किया जाता है, जो कि इनकी जो है थोड़ा बहुत संशोधित करके कर दिया जाता है। याद रखना उद्देश्य प्रस्ताव ही आपका बाद में संविधान की प्रस्तावना बनेगा। इसके अलावा बाकी जो है आगे की बातें हम इसको लगातार करते हैं कि यहाँ पर संविधान सभा जो है लगातार प्रोसीजर चल रहा है, निर्माण कार्य के अंदर बैठ के लगातार होती जा रही हैं। जितने भी फैक्ट्स हैं हम इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर कॉमनवेल्थ जो है राष्ट्रमंडल, यहाँ पर बात करते हैं मई 1949 के अंदर जो संविधान सभा है वो ये निर्धारित या फिर घोषणा करती है, जो संविधान सभा है वो क्या करेगी? 1949 को संविधान सभा घोषणा करती है कि भारत जो है वो राष्ट्रमंडल का जो सदस्य है वो बन चुका है। यहां पर राष्ट्रमंडल से जो मतलब है वो है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ कंट्रीज राष्ट्रमंडल, जैसे आपको राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में पता है तो यहाँ पर जो राष्ट्रमंडल हैं ये उनके बारे में बात हो रही है। राष्ट्रमंडल जो है वो एक ग्रुप है यहाँ पर उन देशों का जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कभी ना कभी रह चुके हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रमंडल के बारे में जो घोषणा होती है कि भारत इसका जो सदस्य बन चुका है वो कब की बात है? वो है मई 1949 की बात। कांग्रेस जो संविधान सभा के द्वारा यहाँ पर
घोषणा की जाती है। अगला जो यहाँ पर आता है कि यहाँ पर जो हमारा जो झंडा है या फिर राष्ट्रीय ध्वज है उसको स्वीकार कब किया गया। एक चीज़ याद रखना, जो कि 15 अगस्त 1947 को जब यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, तो एक चीज़ तो आपको यहाँ पर इतनी तो समझ होनी चाहिए, या फिर हम इस बात का आइडिया लगा सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 से पहले ही हमने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था, तो ही तो 15 अगस्त 1947 को हम राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। अगर एग्जाम में कोई भी डेट 15 अगस्त 1947 के बाद आती है राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, तो वो आपका आंसर नहीं होगा। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए उसको पहले स्वीकार करना आवश्यक था। तो ये आपका जो है कुल मिलाकर कि जो 22 जुलाई 1949 को राष्ट्र ध्वज को जो है स्वीकार किया गया। तो ये डेट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 22 जुलाई 1949 को राष्ट्र ध्वज को यहाँ पर स्वीकार किया गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है संविधान सभा के बारे में आगे जो पॉइंट हैं कि BN राव जो यहाँ पर है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिनका 1935 के जो संविधान था हमारे लिए, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया था, उनके अंदर भी इनका प्रमुख भूमिका थी उसको निर्माण कार्य को लेकर। वही संविधान के सबसे बड़े सलाहकार के रूप में आते हैं कि सर BN राव को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था। BN रॉय को संविधान सभा का सलाहकार जो है वो नियुक्त किया गया। सर BN राव को यहाँ पर, इनको सर की उपाधि भी मिली। यहाँ पर अगर सर BN राव आ जाए या फिर अकेला BN राव आ जाए, तो यहाँ पर जो सर BN राव हैं उनको संविधान सभा का जो है एक अध्यक्ष सलाहकार के तौर पर इनको नियुक्त किया गया। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं कि कुल मिलाकर अब सदस्यों के बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन एग्जाम में रहती है। 389 है, 292 हैं, 73 हैं, 4 हैं, ये क्या आंकड़ा, कैसे हम इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो कुल मिलाकर जो है संविधान सभा का जब निर्माण हुआ तो कुल मिलाकर संविधान सभा के द्वारा 389 सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। कुल मिलाकर 389 सदस्य, जो 389 सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, जिसके अंदर से 292 सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे, वो प्रांत जिन पर सीधे तौर पर अंग्रेजी हुकूमत यहां पर राज कर रही थी। और इसके अलावा जो 93 सदस्य थे देसी रियासतों से। यहां पर देसी रियासतों का मतलब है कि जहां पर रियासत के जो राजा थे उनके माध्यम से अंग्रेजी सरकार यहाँ पर हुकूमत कर रही थी। यहाँ पर राजाओं का दर्जा दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर वो डम्मी थे एक तरह से अंग्रेजी हुकूमत के। तो यहाँ पर देसी रियासतों के राजाओं या फिर उनकी जो विधानसभाएं थी, तो उनके द्वारा यहाँ पर कुल मिलाकर 93 सदस्यों की जो यहाँ पर व्यवस्था की गई, और 4 जो थे ब्रिटिश कमिश्नरी। ब्रिटिश कमिश्नरी को आज की डेट में अगर हम उदाहरण के तौर पर लें तो हम इसको ये कह सकते हैं कि जिसको हम यूटीज बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर यूटी को कहीं ना कहीं हम यहाँ पर क्या कह देते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। तो ये ब्रिटिश जो कमिश्नरी है ये वही है। अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कौन सी ब्रिटिश कमिश्नरी इसके अंदर हैं। तो पहली तो है यहाँ पर आपके पास अजमेर मारवाड़।
पहली ब्रिटिश कमिश्नरी है अंग्रेज मारवाड़, दूसरी है कुर्ग, तीसरी है जो है कि यहां पर बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का यहाँ पर जो मतलब है वो बलूचिस्तान का मतलब है कि आज के समय में बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का वो पश्चिमी प्रांत है जिसका अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है। ये उस बलूचिस्तान के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आती है तो ये आता है उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, या फिर यहाँ पर इसको जो ये भी पाकिस्तान के हिस्से में है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो आपके पास आती है जो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, या फिर ब्रिटिश प्रांत यहाँ पर कह देते हैं हम इसको, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर जो 4 कमिश्नरी हैं उसके बारे में ये जो है, इसके बारे में ये आरक्षित सीटें इनको की गई। दोबारा देखिए जो 289 जो यहाँ पर जो थी, इसके अंदर से 390 जो सॉरी यहाँ पर 292 जो थे ब्रिटिश प्रांतों से किए गए थे, 93 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, 389 यहाँ पर कुल सदस्य थे और 4 यहाँ पर ब्रिटिश प्रांतों से लिए गए थे, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर जो है कि कुल यहाँ पर बैठकों की संख्या के बारे में बात होती है जो एग्जाम के अंदर सीधे तौर पर क्वेश्चन आता है। तो कुल यहाँ पर 11 जो है वो सत्र हुए कुल मिलाकर। सत्र का मतलब ये होता है कि सेशन, जैसे आज के टाइम में हमारे जो बजटरी सेशन अलग तौर पर होता है, मानसून सेशन अलग होता है, विंटर सेशन अलग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सत्र या सेशन के बारे में बात होती है, 11 सत्रों की कुल यहाँ पर बैठकें हुई, जिसके अंदर अगर सत्र बोलेंगे तो यहाँ पर 11 सत्रों की बैठकें होती हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पर अंतिम प्रारूप तैयार करने के लिए जो कितना कुल समय कितना लगा, यहाँ पर 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो कुल मिला के 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन यहाँ पर हमें लग गए ये कि पूरे के पूरे संविधान को बनाने में, तथा 114 दिन जो थे प्रारूप को लेकर बैठकें हुई। यहाँ पर जो ड्राफ्ट जो था इस संविधान का हमारा, उसको लेकर कुल मिला के कितनी, यहाँ पर 114 दिन यहाँ पर प्रारूप, जो एक संविधान के प्रारूप के बारे में बात हो रही है, लेकर बैठकें हुई। तो इसके ऊपर प्रारूप को लेकर चर्चा, क्योंकि इस संविधान की जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो समिति थी वो प्रारूप समिति थी, क्योंकि प्रारूप समिति ने ही संविधान को अंगीकृत करना था, उनको लास्ट के अंदर मैन्युस्क्रिप्ट करना था और यहाँ पर संविधान को तैयार करना था। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो मुद्दे थे, चर्चाएं थी, किसको शामिल किया जाए या किसको शामिल ना किया जाए, ये इनके ऊपर संविधान सभा की बैठकें होती रही, उनके ऊपर चर्चाएं हुई, मूल अधिकार के ऊपर चर्चा हुई, राज्यों के प्रतिनिधित्व पर चर्चा हुई, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटीज़ और स्टेट्स के बारे में बात हुई, यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में बात हुई, डिस्क्रिप्टिव प्रिंसिपल, सबकी अलग अलग तौर पर यहाँ पर बैठकें हुई, सबकी अलग अलग तौर पर समितियां बनी। उस समिति को यहाँ पर विचारों को विचार करने के लिए समय दिया जाता था और संविधान सभा में उसके ऊपर चर्चा की जाती थी और अंत में वोटिंग से हर चीज़ का यहाँ पर निर्माण होता रहा। लेकिन जो सबसे बड़ी थी वो कौन सी थी, यहाँ पर जो है कुल मिला के 114 दिन है। मैं यहाँ पर 114 दिन बोल रहा था लेकिन गलती से 11 दिन लिखा गया। 114 दिन यहाँ पर कुल मिलाकर विचार जो हुआ, 11 सत्रों के अंदर इसकी कुल बैठकें हुई हैं, ठीक है ना। एक नेक्स्ट यहाँ पर जो बात करते हैं हम, यहाँ पर कुल यहाँ पर एक्सपेंसेस के बारे में भी बात आती है कि यहाँ पर अब जो थे कुल यहाँ पर खर्चे कितने किए गए। तो कुल खर्चा जो यहाँ पर जो किया गया था वो 64 लाख रुपए के आसपास किया गया था। एग्जैक्ट अमाउंट इसकी आपको बता देंगे, ठीक है ना। 63,97,000 कुछ रुपए यहाँ पर लगे थे, 729 रुपए के आसपास। तो दोबारा करते हैं ये जो क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट यहाँ पर स्लाइड्स में दिए कि 9 दिसंबर 1946 को 27 अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे, उनकी जो पहली बैठक थी वो उसके अंदर 211 सदस्य शामिल थे, ठीक है ना। उसके बाद जो था यहाँ पर 13 दिसंबर 1946 को जो अगली बैठक हुई, उसके अंदर जो बैठक हुई उसके अंदर मेन
उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में चर्चा की गई। जो यहाँ पर प्रस्ताव यहाँ पर पहली बार रखा गया उस प्रस्ताव का नाम था उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है बाद में जो प्रस्तावना बनता है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसके अंदर लिखा होता है हम भारतीय जो कि अपने धर्मनिरपेक्ष, और उसके अंदर कुछ वर्ड्स है भाईचारा, बंधुत्व, और इसके अंदर अखंडता, एकता और धर्मनिरपेक्षता, जो कि मतलब ये सारे के सारे जो वर्ड हैं, एक एक वर्ड की अलग अलग एक्सप्लेनेशन हम करेंगे इसके अंदर भी, इसका अर्थात क्या है। तो उसके अंदर आपको उसके मोटिव के तौर पर डायरेक्टली क्वेश्चंस आने लग गए हैं। पहले उद्देश्य हमारी जो प्रस्तावना थी उसके अंदर से कम क्वेश्चन आते थे, लेकिन प्रस्तावना की जो डिटेल है उसकी अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। यूपीएससी एचपीएससी के अंदर ये सीधे तौर पर क्वेश्चन, उनके डेप्थ के अंदर डीप में जाके क्वेश्चन सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस बार आपको वो सब कराया जाएगा जो अब तक एग्जाम के अंदर आप लोगों ने कहीं ना कहीं या तो छोड़ते चले आ रहे थे या फिर हम उसको कहीं ना कहीं लाइटली ले रहे थे, उसकी भी चर्चा। और मुख्य तौर पर जो दूसरे राज्यों के जो एग्जाम हो रहे हैं उनके अंदर जो सीधे तौर पर एग्जाम आने लग गए हैं, क्योंकि हरियाणा के एग्जाम भी फिर उससे प्रभावित होते हैं, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ते रहना चाहिए आपको, ठीक है ना। नहीं, यहाँ पर आज किसी और सब्जेक्ट की क्लास नहीं हुई है, अभी पहली क्लास मेरी ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इसके बाद आपकी लगातार क्लासेस चलेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपके पास आया जो संविधान की प्रस्तावना यहाँ पर बनी, फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आया था कि उद्देश्य प्रस्ताव को यहाँ पर पास कब किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर को रखते हैं और अगले महीने की 22 जनवरी, दैट्स मीन अगले साल के पहले महीने में 22 जनवरी के अंदर ही ये इसको पास कर दिया जाता है, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट है कि 11 जो मई 1949 को अंदर हम ये निर्धारित कर देते हैं कि अब हम कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं। कॉमनवेल्थ, दोबारा सुन लीजिए, राष्ट्रमंडल, उन देशों का समूह जो कभी ना कभी ब्रिटिश एम्पायर के अधीन रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया भी कॉमनवेल्थ के अंदर है, ठीक है ना। और यहाँ पर पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, जो जितने भी यहाँ पर कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, उसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है भारत जो राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ का मेंबर बन चुका है, उसके बारे में आपको मई 1949 में यहाँ पर संविधान सभा घोषित कर देगी। 22 जुलाई 1949 को यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है कि राष्ट्रीय ध्वज को जो स्वीकार कर लिया जाता है। हालांकि इसके निर्माणकर्ता पिंगली वेंकैया होते हैं, उन्होंने इसको 2:3 में इसको जो है डिसाइड किया था। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात आती है, BN राव यहाँ पर एक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किए जाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है एक नॉलेज रखते हैं या फिर सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि 1935 का जो संविधान था, 34-35 का, उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने दिया था, उसके अंदर इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, इनको नॉलेज थी। 389 कुल सदस्य, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर जो एरिया पड़ता है इस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस एरिया का कि आपसे यहाँ पर जो सीधे तौर पर जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 289 ब्रिटिश प्रांतों से लिए गए, 389 के अंदर से 93 सदस्य यहाँ पर देसी रियासतों से लिए गए, जो कि देसी विधानमंडल के द्वारा यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे। यहाँ पर इनका चुनाव जो है इन्हीं के ऊपर छोड़ दिया गया। ये तो सीधे तौर पर अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव करके आएंगे। यहाँ पर जो नामांकित हो सकते हैं, और 4 भी यहाँ पर नामांकित होंगे ब्रिटिश प्रांतों से। और इनके अलावा जो मैंने आपको बात की थी वो ये थी कि यहाँ पर 11 सत्रों की कुल मिला के बैठकें होती हैं। 11 सत्रों के अंदर जो है जो पूरा जो इसका संविधान निर्माण के अंदर जो समय लगता है वह 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगता है, और 114 दिन के अंदर जहाँ पर प्रारूप जो है संविधान को लेकर वो बैठकें होती हैं। तो आपके पास यहाँ पर 2-3 तरह के क्वेश्चन सीधे तौर पर बनते हैं जो मार्क करके दिए गए हैं आपको। तीनों क्वेश्चन हैं। पहला, जो कुल सत्र कितने होते हैं, तो 11 सत्र होते हैं। कुल यहाँ पर समय कितना लगता है, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगता है समय। कुल यहाँ पर 114 दिन, मतलब कुल मिला के सिर्फ प्रारूप के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर प्रारूप को लेकर कितनी बैठकें होती हैं, तो 114 दिन यहाँ पर प्रारूप को लेकर बैठक होती है। प्रीत, गुड मॉर्निंग। ठीक है ना। भारत के लोग प्रभुता, एकता, संपन्नता, एकता, बिल्कुल सही है ये आपका। मेरे पास थोड़े से कमेंट लेट आए हैं, इसलिए मैं आपका समय पर जवाब नहीं दे पाया। ठीक है ना। मीना, थैंक यू आपका, आपने कमेंट किया, आपको यहाँ पर पता है, इसके बारे में खुशी हुई। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास कुल यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और रहता है जो एग्जाम में आपका
आ चुका है पहले, किसी और एग्ज़ाम के अंदर आया है, HSSC इसको डाल सकता है, या फिर कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये आ जाए। तो यहाँ पर महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया जाता है कि जिस तरह से महिलाओं का यहाँ पर शेयरिंग बढ़ता जा रहा है एग्जाम्स के अंदर, महिलाओं के ऊपर सीधे तौर पर क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कुल महिलाएं यहाँ पर संविधान सभा में कितनी थी। यहाँ पर संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी, तो संविधान सभा में जो कुल महिलाएं वो कितनी थी, पहले 15 थी। कब? जब संविधान सभा का निर्माण हुआ, किसका? सभा के निर्माण के समय, लेकिन बाद में वो घटकर 9 रह गई जब पाकिस्तान बन गया। कहने का मतलब तो कुल मिलाकर 9 महिलाएं बाद में रहेगी, क्योंकि 6 महिलाएं वो उस हिस्से से थी जो कि बाद में पाकिस्तान के हिस्से में आ गया, जो भारतीय राज्य है वहां से वो नामांकित या फिर चुनी गई थी। तो कुल मिलाकर 15 महिलाएं थी संविधान निर्माण सभा के समय, और बाद में घटकर वो कितनी रह गई? 9। इसको हम अच्छे तरीके से भी लिख सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर जो है कुल महिलाएं 15 थी, जो कि बाद में घटकर 9 रह गई। क्योंकि यहां पर पाकिस्तान बन चुका था, क्योंकि ये पाकिस्तान के हिस्से से चुनकर आई थी। ठीक है ना? ये पाकिस्तान वाले हिस्से से थी जो कि घटकर 9 रह गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर 15 महिलाओं में से 9 बची, और 9 में से भी यहाँ पर वही हैं जो कि प्रीत, यहाँ पर मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि आप लेट आए हो। मैं आपको ये बता चुका हूँ, सेकंड वीडियो अपलोड हो जाएगी, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। उसका कारण ये है कि जैसे आप पीछे देख रहे हैं, टेक्निकल अपग्रेडेशन चल रहा है धुरीना के अंदर हर जगह यहाँ पर, तो टेक्निकल टीम थोड़ी सी यहाँ पर बिजी है, तो वो सेकंड वीडियो अपलोड वो कर देगी, और साथ के साथ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। मैं पूरी कोशिश है यहाँ पर आपको एक आध दिन के अंदर ये सारी समस्या का सॉल्यूशन हो जाए, और तब तक आप यहाँ पर जुड़ते रहिए। आपके पास वीडियोस जो सेकंड वाली है उसका जो आपको जल्दी से जल्दी उपलब्ध हम करा देंगे। ठीक है ना? और यहाँ पर है बच्चे, वर्तमान के अंदर संविधान सभा है ही नहीं, तो यहाँ पर तो ये कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद 9 रह गई थी। मीना, आपको मैं बता रहा हूँ कि वर्तमान में संविधान सभा तो है ही नहीं कोई। अब तो यहाँ पर संसद कार्य कर रही है, क्योंकि संविधान का निर्माण तो यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को लागू हो ही गया। तो संविधान सभा जो अब यहाँ पर ऐसी कोई भी नहीं है, तो वर्तमान का ये क्वेश्चन नहीं आता। यहाँ पर तो ये आता है कि 1947 के बाद कितनी महिलाएं रह गई। तो 1947 के बाद यहाँ पर 9 महिलाएं यहाँ पर रह गई, क्योंकि जो 6 महिलाएं थी वो पाकिस्तान वाले एरिया से चुनकर आई थी, जो कि पाकिस्तान के बंटने के बाद अब हमारे हिस्से में नहीं रहे। ठीक है ना? तो यहाँ पर कुल एक्सपेंसेस के बारे में बात आती है, जो कुल राशि जो थी वो खर्चे की कितनी थी। तो यहाँ पर कुल मिला के सभी को, ज़्यादातर को पता है, तो कुल मिला के 64 लाख रुपए जो हैं वो संविधान के अंदर खर्चा हमारा हुआ है। ठीक है ना? तो अब तक जितना भी हमने किया उसके बारे में हमने ये किया है कि कैसे 1895 के अंदर पहले संविधान सभा या संविधान का जो होता है वो प्रस्ताव बाल गंगाधर के द्वारा स्वराज प्रस्ताव में लिया जाता है। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आती है, और इसके अलावा महात्मा गांधी भी 1924 के अंदर जो है संविधान के बारे में भारतीयों के द्वारा निर्माण कार्य की बात एक रखते हैं। लेकिन ये एक इनफॉर्मली तौर पर नॉलेज है। ठीक है ना? फॉर्मली तौर पर यहाँ पर फॉर्मली हम उसे बोलते हैं जिसके बारे में डॉक्यूमेंट पास किया गया हो, जिसके बारे में प्रस्ताव पास किया गया हो, उसके बारे में। नेहरू रिपोर्ट के बाद साइमन कमीशन की चुनौती होती है, तो नेहरू रिपोर्ट उसका एक जवाब होती है। उसके बाद जो यहाँ पर है एम.एन. रॉय, जो 1934 के अंदर प्रस्ताव रखते हैं, जिसके अंदर कांग्रेस श्वेत पत्र जारी करती है, बदले में एम.एन. रॉय उसका अनुमोदन भी करते हैं, उसको रेटिफाई भी करते, उसको एक तरह से अपनी परमिशन भी देते हैं। यहाँ पर एक तरीका होता है, अनुमोदन का मतलब क्या होता है, अगर हम कोई भी प्रस्ताव पास करते हैं या फिर कोई भी बिल लेकर आते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि उसके ऊपर जो सदस्य हैं वो अपनी रजामंदी देते हैं, तो ये कानूनी प्रक्रिया होती है। ये तब से चली आ रही है, आज के समय में भी अगर हम कोई कानून के ऊपर कोई कानून, जैसे 3 तलाक कानून बनाया, एग्जाम्पल के तौर पर आपको अनुमोदन की परिभाषा दे रहा हूँ,
3 तलाक अगर कानून बनाया तो उसको रखने वाले जो थे, उस रखने के बाद यहाँ पर आपको कि ये यहाँ पर जो प्रस्ताव रखा जाएगा वो एक कानून की प्रक्रिया से तब गुजरेगा जब उस प्रस्ताव को बाकी सदस्य भी अनुमोदित कर देंगे। कुछ एक संख्या निर्धारित होती है, ठीक है ना, लगभग 1/10 या फिर 50, जो उसके अंदर अलग अलग तौर पर अलग अलग यहाँ पर प्रावधान बने हुए हैं। तो ये जो बातें हैं, इन चीज़ को लेकर ये इसको बोलते हैं अनुमोदन करना। मतलब 50 सदस्य उसको इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस बिल को रखा जाए और उसके ऊपर आगे की कार्रवाई पास करने की जाए, इसे अनुमोदन बोलते हैं, ठीक है ना। और रही बात इसके बाद की कि जब हम संविधान सभा जो आगे चलती चली जाती है, ठीक है ना। विकास प्रताप गुड मॉर्निंग, मुझे थोड़े से कमेंट लेट मिल रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। और यहाँ पर जब राष्ट्रमंडल के बारे में बात होती है, एक कमीशन जो आता है बीच में, एक जो पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता के अंदर जो कैबिनेट मिशन आता है, वो संविधान सभा को जो कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, जिसको एक्चुअल के अंदर यहाँ पर जो कहीं ना कहीं हमें ये लगेगा कि अब अंग्रेजी सरकार संविधान हमारे लिए बनाना चाहती है और हम लोगों को संविधान सभा का रास्ता देना चाहती है। तो यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका है, प्रधानमंत्री एटली वहाँ पर प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेबर पार्टी सत्ता में आती है। लेबर पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था, अपने वहाँ पर चुनावी घोषणा पत्र के अंदर भी कहा था, अगर हम इस चुनाव में लेबर पार्टी वहाँ पर जीतेगी तो हम यहाँ पर भारतीयों के वोट लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पर भारतीय रहते थे, तो उनके वोट लेने के लिए कहीं ना कहीं वो एक वादा भी किया था उन लोगों ने कि अगर इटली की सरकार वहाँ पर बनती है, लेबर पार्टी की सरकार यहाँ पर बनती है, तो यहाँ पर वहाँ पर भारतीयों के अंदर एक आज़ादी का मार्ग प्रशस्त कर दिया जाएगा कि 1900। फिर उसके बाद यहाँ पर घोषणाएँ भी होती हैं, जिसको हम बैटन योजना उससे पहले आएगी, उससे पहले भी एक घोषणा हो जाएगी जिसको एटली घोषणा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है उन्हीं का, हाँ जी, PDF आपको जल्दी दे देंगे, ठीक है बच्चे। मीना थैंक यू, और क्लास अब आपकी अपलोड करवा देंगे मीना, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, धीरे धीरे अपग्रेडेशन हो रहा है आपको बिल्कुल परफेक्ट। हमारी तरफ से जितना ज़्यादा असिस्टेंस मिल सके उसकी हम कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर जो है स्मार्ट बोर्ड आप लोगों के लिए लगवा दिए हैं ताकि आपको बार बार दिक्कत ना हो। हम लोगों को भी जितना हम कराते हैं, मुझे रिवीजन करने में भी आसानी होती है क्योंकि वो डाटा सेव हो जाता है, तो आपको आपका समय भी बचता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा, आपको किसी भी तरह से हम कमी नहीं छोड़ रहे हैं, और बिल्कुल डिटेल में आपको 0 से लेकर करवाऊंगा, किसी भी एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अंत के अंदर 11 सत्रों की बैठक होती है, प्रारूप समिति को लेकर, प्रारूप को लेकर 114 दिन की बैठक होती है, और यहाँ पर जो है 389 सदस्यों का यहाँ पर एक निर्वाचन के तौर पर यहाँ पर व्यवस्था की जाती है, जिसके अंदर जो है कि 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे, 73 सदस्य विदेशी रियासतों से आएंगे, 4 कमिश्नरी से आएंगे, और यहाँ पर जो कमिश्नरी को यूटीज का नाम हम दे सकते हैं। अगर कमिश्नरी के बारे में आपको ये चाहिए कमिश्नरी होती क्या है, तो जैसे केंद्र शासित प्रदेश सीधे तौर पर राज्य का इंटरफेरेंस वहाँ पर नहीं होता, तो उसको हम यूटी बोल देते हैं आज के टाइम के अंदर। तो कुल राशि जो यहाँ पर 64 लाख रुपए लगी, लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कुल महिलाएं यहाँ पर जो थी वो 15 थी, और जो बाद में घटकर पाकिस्तान के बनने के बाद यहाँ पर 9 रह गई थी, ठीक है जी। बिल्कुल यहाँ पर थैंक यू प्रीत, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ तक मुझे लगता है कि आज के लेक्चर के लिए काफ़ी है, तो नेक्स्ट आपको अगले के लिए मिलेंगे, और इसकी जो आपको PDF है वो जल्दी दे दी जाएगी। मेरी पूरी कोशिश है, टेक्निकल सपोर्ट टीम से हमारा कोऑर्डिनेशन चल रहा है, थोड़ा सा समय उन लोगों ने मांगा है क्योंकि यहाँ के अलावा आपको अलग अलग स्टूडियो से क्लास मिलती है, तो वहाँ पर थोड़ी सी अपग्रेडेशन अभी चल रही है, तो जितना जल्दी हो सके हम आपको देंगे। सेकेंड वीडियो की कोशिश मेरी जारी है, मैं भी उनसे बात कर लेता हूँ, और यहाँ पर अब आपकी जो क्लासेज हैं इसके बाद आपको रेगुलर मिलेंगी, ठीक है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और इस एपिडेमिक के दौरान जितनी तैयारी आप कर सकते हैं उतनी आप ज़्यादा कीजिए, क्योंकि एक बहाना ही है जिस तौर पर हम घर से नहीं निकलते, तो कम से कम अपनी बुक्स पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, अपने नोट्स पर, अपनी वीडियोज़ के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। इसको बार बार देखिए, सीधे तौर पर वही कराया गया जो आपके क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, अगले लेक्चर में मिलते हैं, आपका दिन शुभ रहे।